वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की हमारी जो क्लास है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है। कुछ हम लोग नई चीज़ों को सीखने वाले हैं। हम लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पल को कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ अपने लेवल को अप भी करने वाले हैं, मतलब कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो समझते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। मगर याद रखना कि आज की जो क्लास है बच्चा, ये एकेडमिक से थोड़ा सा अलग होने वाली है। तो एकेडमिक में थोड़ा सा बैलेंस बना करके चलना। मैंने कई बार कहा है कॉम्पिटिशन मतलब यू हैव टू सेलेक्ट अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक। जबकि एकेडमिक मीन्स यू हैव टू शो ऑल द स्टेप्स, क्योंकि एकेडमिक में क्या होता है, स्टेप मार्किंग होती है। अब वहाँ पर स्टेप्स हैं तो फिर मार्किंग, अगर स्टेप्स ही नहीं हुए तो मार्किंग कैसे होगी। चलिए समझने की कोशिश करते हैं बच्चा। क्या यहाँ पर आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा? लिखा गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसका मतलब यह है कि आज हम लोग काउंटिंग पर बात करने वाले हैं, यानी नंबर ऑफ फंक्शंस और नंबर ऑफ रिलेशंस जितने भी हैं उनको किस तरीके से डिस्कस करते हैं, क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी इसके करस्पॉन्डिंग। तो समझने की कोशिश करते हैं बच्चा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इसमें आपको कंसेप्ट मैप भी देखने को मिलेगा। तो शायद मुझे लगता है कि आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे। चलिए बच्चा देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बच्चा हम लोग बात करते हैं सेट की, और ओवरऑल कहाँ से क्या चीज़ें स्टार्ट होती हैं समझ में आ जाएगा। कलेक्शन से बच्चा हम लोग पहुँचते हैं सेट तक। एक कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं वेल डिफाइंड जैसे ही कंडीशन प्रोवाइड करा देते हैं कलेक्शन को, वो कलेक्शन इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है बच्चा किसमें, एक सेट में। बच्चा सेट से हमने 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन सेट सीखा हुआ है, और इसी के साथ में हम लोग 4 फंडामेंटल ऑपरेशन में एक ऑपरेशन को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है बच्चा, इसका नाम है प्रोडक्ट। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। कौन कौन से? यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट। बच्चा प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ से प्रोडक्ट को हम जब डिस्कस करते हैं, यहाँ से हमको देखने को मिलता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स मींस A क्रॉस B। किस तरह से डिफाइन होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं नहीं, क्योंकि इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। A क्रॉस B से बच्चा हम क्या करते हैं, एक सबसेट जनरेट कर लेते हैं। क्या जनरेट किया? एक सबसेट जनरेट किया। उस सबसेट को हम नाम देते हैं क्या, रिलेशन। और बच्चा यहीं से आज की क्लास की शुरुआत हो जाती है। हालांकि जब सेट की बात कर रहे होते हैं तो इसी सेट के दौरान हमको एक और भी चीज़ देखने को मिलती है, इसके टाइप में सबसेट। इसके टाइप में आते हैं और उस टाइप के अंदर एक हमको क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है सबसेट्स, ठीक है। तो बच्चा ये जो सबसेट्स है इसकी बात करने जा रहे हैं। अगर किसी एक सेट के पास n एलिमेंट्स हैं, यानी कार्डिनलिटी अगर किसी सेट की, क्या कहा, कार्डिनलिटी अगर किसी सेट की n है, तो याद रखना उसके पास जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं वो टू दी पावर n होते हैं। क्या कहा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? टू दी पावर n होते हैं। हालांकि अभी हमने कहा कि 2 क्या है, आपने कहा सर एक कांस्टेंट है। हमने कहा 3 क्या है, आपने कहा कांस्टेंट है। मैंने कहा मल्टीप्लाई करा दिया, क्या मिला? आपने कहा सर एक न्यू कांस्टेंट मिल गया। मतलब क्या हुआ है कि A एक सेट है, B एक सेट है, तो दोनों के प्रोडक्ट से जो मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, एक सेट ही मिलेगा। अब जब ये भी एक सेट है तो जाहिर सी बात है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पता कर लेंगे, लेकिन इसके लिए हमको पता होनी चाहिए क्या, कार्डिनलिटी। अगर हम कार्डिनलिटी A क्रॉस B की बात करें तो हमने मान लिया कि सेट A की कार्डिनलिटी M है, B की n है, तो कुल मिलाकर के mn हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो गए? टू दी पावर mn हो गए। क्या कहा? टू दी पावर mn हो गए टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। आपको याद होगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की हम लोग बात कर रहे हैं, जरा समझने की कोशिश करना बच्चा। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस में हम लोग रिलेशंस का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो यहाँ से तुमको देखने को मिलता है रिफ्लेक्सिव। क्या कहा? रिफ्लेक्सिव। फिर क्या कहा? सिमेट्रिक। और फिर बच्चा क्या कहा? ट्रांजिटिव। क्या कहा? ट्रांजिटिव। और फिर बच्चा क्या कहा? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहा? इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए बच्चा समझने की कोशिश करते हैं। ये टू दी पावर mn, क्या कहा? टू दी पावर mn, यानी टू दी पावर mn के अंदर आपको टोटल रिलेशंस देखने को मिलेंगे। ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला ला। जैसे अब मैंने एक आपसे पूछा कि अगर सेट A, समझेंगे जरा ध्यान से, वी वॉन्ट टू नो, हम जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? द कार्डिनलिटी ऑफ सेट A इज 2 एंड कार्डिनलिटी ऑफ सेट B इज 3। तो हम जानना चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने तैयार होंगे। तो आप जानते हैं कि कार्डिनलिटी अगर A क्रॉस B की जनरेट करेंगे तो बच्चा इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, 6 होगा। और अब हम जानना चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन मींस टू दी पावर 6। तो रिलेशन बच्चे कितने हो गए? टू दी पावर 6 हो गए। टू दी पावर 6 को आप आसानी से वैल्यूएट कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, यानी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ से कितने जनरेट होते हैं? 64 जनरेट होते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है। अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का भी क्लासिफिकेशन होता है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था। आइडेंटिटी रिलेशन होता है, वॉइड रिलेशन होता है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक, इररिफ्लेक्सिव। तो ये वेरियस टाइप हैं, यानी ये सब पूरे मिला करके बन रहे हैं क्या, टू दी पावर m, यानी 64। ये जो 64 रिलेशंस बन रहे हैं इसमें सब कुछ है। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है 12th स्टैंडर्ड पे, वो पूछता है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, वो पूछ लेता है टोटल नंबर ऑफ
नॉन एम्बेडेड रिलेशंस कितने होंगे। क्या कहा, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्बेडेड रिलेशंस कितने होंगे। अभी मैंने कहा कि जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है वो 64 है, इसमें एक वॉइड रिलेशन भी इंक्लूड है। कौन सा रिलेशन इंक्लूड है, वॉइड रिलेशन भी इंक्लूड है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें ये पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्बेडेड रिलेशंस कितने होंगे, तो याद रखेंगे टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस। हाँ बच्चा, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस में टू दी पावर mn माइनस 1, याद रखना एक एम्प्टी जो है उसी को माइनस कर दिया जाएगा, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस पता चल जाएंगे। ये बच्चा NCERT शायद एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है मोस्ट प्रोबेबली, जहां तक मुझे याद आ रहा है एग्जाम्पलर में, जहां तक MCQ टाइप का क्वेश्चन है। अब बच्चा यहाँ से हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्सिव की। अगर हमें ये पता करना है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने तैयार होंगे, तो आप जानते हैं टू दी पावर n माइनस 1। अब याद रखना कि जो हमारे स्टैंडर्ड पर आ जाता है जब हम बात कर रहे होते हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की, तो इस सिचुएशन में ए क्रॉस बी नहीं होता है, मतलब सेट ए का इटसेल्फ यानी प्रोडक्ट किससे होता है, खुद से ही हो रहा होता है। इस बात का जरा खास ख्याल रखना कि यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है उस सिचुएशन में जो हमारे पास रिलेशन बन रहा होता है वो एक्चुअली ए क्रॉस ए ही बन रहा होता है। क्या कहा, ए क्रॉस ए। इस बात का बच्चा खास ख्याल रखना, ए क्रॉस बी नहीं होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव, क्योंकि आप जानते हो रिफ्लेक्सिव तो खुद ही अपने ही ऊपर डिफाइन होता है, तो फिर ए क्रॉस बी वहाँ पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी आप 11th में डिस्कस कर रहे होते हैं रिलेशन को, तो वहां पर मोस्ट प्रोबेबली आपको 2 सेट्स दे दिए जाते हैं, क्योंकि वो जनरल थ्योरी है। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग रिलेशन को डिस्कस करते हैं क्लास 12th स्टैंडर्ड पर आकर के, तो यहाँ पर आपको रिलेशन में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में हमेशा एक सेट दिया जाता है। कभी भी देखना वो बोलेगा लेट n बी अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक ही सेट दिया होगा, फिर हम बताते हैं आर सबसेट ऑफ n क्रॉस n, तो एक ही सेट पर वो हमेशा डिफाइन होता है। चलिए बच्चा आगे समझने की कोशिश करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए टू दी पावर n, फिर ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1। एक्चुअली इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n स्क्वायर माइनस n। एक लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि किस तरीके से रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स कंपोजिशन टेबल से, शायद उसको मैंने क्लियर किया हुआ था, तो वो अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक टेक्निक है बच्चा। कहीं पर भी रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ लेना, लेकिन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की वो टेक्निक जो मेरे द्वारा बनाई गई है वो जितनी बेहतर है, मुझे नहीं लगता शायद इससे बेहतर कुछ हो सकता है बेहतर हो, लेकिन मुझे तो नहीं समझ आता है बच्चा। सिमेट्रिक की हम बात करते हैं, अच्छा रिफ्लेक्सिव के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया एक सेट के अंदर लेट द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज 3, तो बच्चा हम जानना चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे। तो बच्चा अगर 3 कार्डिनलिटी है तो एक पहले ये समझना होगा कि ए क्रॉस ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बच्चा कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे, टू दी पावर 9, टू दी पावर 6 तक कितने के 64, देन 128, 256 एंड 512। कुल मिलाकर के अगर हम देखते हैं तो 512 रिलेशन तैयार हो रहे हैं। कितने, 512 रिलेशंस टोटल है। अब हम इसमें जानना चाहते हैं रिफ्लेक्सिव कितने हैं। तो बच्चा आपने क्या किया, आपने सिंपली 9 को उठा करके यहाँ 3 को उठा करके रख दिया, 3 3 जा 9 minus 3, then we get the 6 to the power 6, मतलब क्या हुआ 64। इसका मतलब 512 में 64 जो रिलेशन है ये बच्चा किस तरीके के हैं, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब ये बात समझ नहीं आ रही है कि सर 64 रिफ्लेक्सिव कैसे हो सकते हैं। देखो बच्चा ऐसे हो सकते हैं, मान लिया इस सेट के अंदर जो सेट हमने डिफाइन किया हुआ है वो ABC है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए AA होना चाहिए, BB होना चाहिए और फिर CC होना चाहिए। देखो इतने तो होने चाहिए, पहला ये रिफ्लेक्सिव बन गया है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि AA देन BB देन CC देन AB, बच्चा ये अभी भी रिफ्लेक्सिव है। इस तरीके से हम एलिमेंट्स को कंसीडर करते चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। साथ ही साथ अगर सिमेट्रिक की बात करते हैं तो टू दी पावर n देन n प्लस 1/2, बच्चा यहाँ से तुमको पता चल जाता है क्या, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ से याद रखना ये जो n माइनस हो रहा है ये एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं। जब किसी सेट की कार्डिनलिटी n है तो जाहिर सी बात है अगर एक सेट A की कार्डिनलिटी n है तो A इंटू A मीन्स n स्क्वायर जनरेट होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n स्क्वायर हो जाएंगे। उस n स्क्वायर में जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा वो उसको माइनस कर दिया जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस n जनरेट हो जाता है। ये बच्चा फॉर्मूले का डेरिवेशन मैंने बता दिया है। सिमेट्रिक में आप जानते हैं जैसा अपर होता है वैसा ही लोअर होता है, इसीलिए n n प्लस 1/2 आपने इस फॉर्मूले का प्रूफ पढ़ा होगा, समेशन ऑफ n, इसका आपने प्रूफ पढ़ा होगा ज्योमेट्रिक प्रूफ। तो वो जो ज्योमेट्रिक प्रूफ है उसी के बेसिस पर इसको डिफाइन किया जा रहा है n n प्लस 1/2। हालांकि ये भी समझ आ गया होगा बच्चा ट्रांजिटिव के लिए मैंने आज तक कोई फॉर्मूला देखा नहीं और ट्रांजिटिव के लिए ना ही कोई फॉर्मूला होता है। हाँ बच्चा इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए एक फॉर्मूला बनाने चल रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। अगर हम ये मान लेते हैं कि जो सेट की कार्डिनलिटी है वो k है, हमने मान लिया कि सेट A की जो कार्डिनलिटी है वो क्या है, k है, तो यहाँ से बच्चा जो इक्विवेलेंस रिलेशन आपके लिए फॉर्मूला मेंटेन होता है वो n वेरिंग फ्रॉम 0 टू k माइनस 1 c एंड आफ्टर देन Fn। याद रखना यहाँ पर ये फिबोनाची सीक्वेंस है, ये क्या है, ये है फिबोनाची सीक्वेंस। बच्चा फिबोनाची सीक्वेंस आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसको क्लास 11 में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ, तो मैंने कहा भी था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। फिबोनाची सीक्वेंस में आप जानते हैं जो f0 की वैल्यू होती है, क्या कहा, f0 की वैल्यू 1 होती है, देन f1 की वैल्यू 1 होती है,
देन F2 की वैल्यू 2 होती है। और इस तरीके से फिबोनाची सीक्वेंस की अगर हम बात करते हैं तो 1 1 2 3 5 8 एंड सो ऑन, इस तरीके से नंबर्स आगे बढ़ने लगते हैं। नेक्स्ट नंबर इज ऑलवेज सम ऑफ द प्रीसीडिंग टू टर्म्स, ये फिबोनाची सीक्वेंस की डेफिनेशन रही। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ये पूछा गया प्रॉब्लम है, जिसमें कहा गया था कि अगर एक सेट के पास 3 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन कितने होंगे। हालांकि बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है, 5 याद रखना, कितना 5। लेकिन हाँ, इसके लिए शायद आपने फॉर्मूला शायद ही आपने पढ़ा हो। चलिए आज की क्लास में इस फॉर्मूले से देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। कार्डिनलिटी सेट की कितनी दे दी गई है, 3 दे दी गई है। और इसके बाद में इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करने जा रहे हैं, तो यानी 3 - 1 मीन्स 2c 0 से स्टार्ट होगा, फिर 2c 1 जाएगा और फिर 2c 2 जाएगा। देखो ये तो इतनी बात रही। साथ में f जब एक बार n 0 के लिए एक्सपेंड कर रहे होगे तो यहाँ पर f0 जनरेट होगा प्लस f1 जनरेट होगा प्लस f2 जनरेट होगा। बच्चा ये 1 हो जाता है, ये भी 1 हो जाता है। 2c1 की वैल्यू 2 होती है, f1 1 होता है, 2c2 की वैल्यू 1 होती है, जबकि f2 यहाँ पर f2 की वैल्यू ये देखो तुम्हारे पास रही 2। बच्चा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1 + 2 देन वी गेट दी 5, यानी टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन कितने हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं। और याद रखना ये क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है। यहाँ से हम लोगों ने इतनी चीजों को डिस्कस कर लिया। चलिए जरा आगे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सीखते रहिए ना। देखो अभी क्या है, सीबीएसई ने इस साल फिर अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। मैं कोशिश करूंगा एक जल्दी वीडियो उसके ऊपर बनाऊं। हालांकि सीबीएसई ने अपना पैटर्न चेंज किया है, तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर होती है कि अब एमसीक्यू आपके जो 50% आपका एमसीक्यू होगा, तो बच्चा वो थोड़ा सा क्रिटिकल रोल जो है वो अपना प्ले करेगा। यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी होंगे और ये इस टाइप के क्वेश्चन वहां पर डिस्कस कर ले जाते हैं, इसीलिए शायद इस वीडियो को मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। हालांकि बच्चा आगे समझने की कोशिश करेंगे और बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है। बच्चा रिलेशन से हम लोग आगे आते हैं। रिलेशन को एक कंडीशन हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं। कौन सी बच्चा, 1 इनपुट इक्वल्स टू 1 आउटपुट। क्या कहा, 1 इनपुट इक्वल्स टू 1 इनपुट इक्वल्स टू 1 इनपुट इक्वल 1 आउटपुट, 1 आउटपुट, 1 आउटपुट, आउटपुट। ठीक है बच्चा, तो 1 इनपुट इक्वल्स टू 1 आउटपुट करने पर आपको देखने को मिलता है क्या, फंक्शन। क्या देखने को मिलता है, फंक्शन। अब बच्चा फंक्शन की हम बात कर लेते हैं, तो फंक्शन 2 सेट्स पर डिफाइन होता है, ए और बी, मींस ए और बी। अब देख लेते हैं बच्चा, 2 सेट्स हमारे पास देखो कुछ ये रहे, एक सेट ए रहा, एक सेट बी रहा। हमने कहा कि जो सेट ए की कार्डिनलिटी है वो m है, मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स हैं, यानी a1 a2 से लेकर के ये कहां तक जाएंगे, am तक जाएंगे। जबकि b की कार्डिनलिटी जो है वो n है, मतलब b1 b2 से लेकर के ये कहां तक जाएंगे, bn तक जाएंगे। समझने की बच्चा कोशिश करना। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से यही रेज होता है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने तैयार होंगे। क्या कहा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। क्या कहा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। हाँ बच्चा समझने की कोशिश करते हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालना है, तो एक चीज तो क्लियर है कि डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कि इमेज ही पॉसिबल नहीं हो। मतलब डोमेन में हर एलिमेंट का इमेज पॉसिबल होना चाहिए। इस सिचुएशन में अगर हम लोग अडॉप्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है, तो बच्चा n है। यहाँ पर m एलिमेंट्स थे, यहाँ पर n एलिमेंट्स, मतलब अगर हम बात करें कार्डिनलिटी की, तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट a इज m एंड कार्डिनलिटी ऑफ सेट b इज m। ठीक, n। ठीक है। अब बच्चा अभी हमने क्या किया, यहाँ से जरा समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है, n है। सेकंड एलिमेंट के लिए फिर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है, वापस से n हो जाएंगी, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के सेम इमेज हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड के लिए भी n, फोर्थ के लिए भी n, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बच्चा, m। इस mth एलिमेंट के लिए भी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होंगी n, यानी यहाँ पर कितने टाइम्स हम मल्टीप्लाई कराएंगे, m टाइम्स। यहाँ से बच्चा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एक्चुअली अप्लाई किया जा रहा है। क्या अप्लाई किया जा रहा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मैं हमेशा आपको समझाता चलता हूँ, पढ़ाता चलता हूँ कि चीजों को बहुत डीप में जाकर के सीखो, समझो। कोई भी चीज बेकार नहीं होती है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ से ये जानना चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने तैयार होंगे, तो n टू दी पावर m तैयार हो जाएंगे। कितने तैयार हो जाएंगे, n टू दी पावर m। अरे भाई n का जब मल्टीप्लाई कराओगे m टाइम्स, तो n टू दी पावर m। हालांकि याद करना बिल्कुल आसान है, आप जरा सा ये याद रखेंगे, अदरवाइज लोग तो थोड़ा सा रट्टाफिकेशन पर उतारू रहते हैं। हालांकि n टू दी पावर m ये आ गया। अब इसी जगह से अगर हम थोड़ा सा कंसीडर करें, अभी हमने बात की थी किसकी, अभी हमने बात की थी सेट ए की। हमने कहा था अगर सेट ए की कार्डिनलिटी 3 है तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस उसके अंदर कितने तैयार होते हैं, तो 512 जनरेट होकर के आए थे। जबकि आप जानते हैं कि फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ द रिलेशन। फंक्शन जो है वो स्पेशल केस है किसका, रिलेशन का। तो यहाँ से अगर हम ये जानना चाहें कि अगर सेट ए के पास भी 3 एलिमेंट्स है, सेट बी के पास भी 3 एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने तैयार होंगे, तो 3 टू द पावर 3, 3 जा 9, 3 जा 27, मतलब 27। मतलब समझ गए कि ये जो 512 यानी 512 रिलेशंस बन रहे थे, उसमें केवल 27 रिलेशंस इस तरीके के होंगे जो एक्चुअली फंक्शन में कन्वर्ट हो पाएंगे। अब जिस तरीके से यहाँ पर क्लासिफिकेशन है, उसी तरीके से क्लासिफिकेशन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा फंक्शन का। यानी यहाँ पर 1 1 फंक्शन, क्या कहा, 1 1 मोस्ट पॉपुलर है। 1 1 के लिए आप याद रखना कि अगर 2 सेट्स में
एलिमेंट्स दिए गए हैं तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन के लिए यहाँ से देखो, अगर सपोज करो हम सपोज करते हैं कि m इक्वल्स टू n है, हमने ये सपोज किया कि m और n बराबर नहीं है, ठीक है, m और n बराबर नहीं है, वन वन फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। अगर हम यहाँ से ये मान लेते हैं कि ये वाली जो वैल्यूज हैं ये कम है, m इज लेस देन n, क्या कहा, m इज लेस देन n, अगर m जो है n से छोटा है, दो केसेस बनते हैं देखो, नंबर एक m इज ग्रेटर देन n, इसके पास एलिमेंट्स ज्यादा हैं, इसके पास एलिमेंट्स कम है, वन वन फंक्शन की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है मैपिंग जीरो हो जाएगी, क्योंकि जब एक से एक को कनेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स इस तरीके के बच जाएंगे जिसका असल में कोई भी इमेज पॉसिबल ही नहीं होगा, इसलिए वो मैपिंग किस तरीके की हो जाएगी, मतलब वहां पर वन वन मैपिंग जीरो होंगी। आप सेकंड केस की बात कर लेते हैं, जबकि m की वैल्यू बड़ी है या बराबर है n से, यानी इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स या तो m ये वाला केस बना चुके हैं, m इज लेस और इक्वल्स टू n, यानी इसके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो या तो इस सेट के एलिमेंट से कम है या फिर इसके बराबर है। यहाँ पर कोई एलिमेंट छूट सकता है, अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट छूट जाता है तो आप उसे जानते हैं इनटू मैपिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से इस सिचुएशन में हम देखते हैं कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर m एलिमेंट्स है जो छोटे हैं, मींस कम है, यहाँ पर जो n एलिमेंट्स है वो इस सेट के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में पहले n एलिमेंट से m एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लो और उसके बाद फिर उनको आप वन बाय वन अरेंज कर लो। अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ आप जानते हैं m फैक्टोरियल होंगे, तो n में से m को सेलेक्ट किया फिर उसके बाद में अरेंज कर दिया। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n माइनस m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल, m से m कैंसिल हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m, तो आप इसको जानते हैं, इसको हम सिंपली npm के नाम से भी जानते हैं, यानी npm। ये बच्चा फॉर्मूला कब काम करता है, व्हेन n इज लेस और इक्वल्स टू n, व्हेन n इज लेस और इक्वल्स टू m। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात समझ पाए? आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। वन वन मैपिंग के बाद में आता है मैनी वन मैपिंग, वन वन मैपिंग के बाद में आता है मैनी वन मैपिंग। टोटल नंबर ऑफ मैपिंग से वन वन को माइनस कर देना तो मैनी वन तुमको देखने को मिल जाएंगे। तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि जो मैपिंग वन वन नहीं होती है वो एक्चुअली मैनी वन मैपिंग ही होती है। बच्चा इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। बच्चा इसी सीरीज में ऑन टू मैपिंग, ऑन टू देखो, ऑन टू वन वन प्रूफ करने के लिए आपको लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, जिसमें आपको बताता है fx1 is to fx2, दिस इंप्लाइज दैट x1 is to x2। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने एक वीडियो में दिया हुआ है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वहां पर। ऑन टू मैपिंग में आप जानते हैं रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन के होता है, किसके होता है, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन के होता है। रेंज क्या होता है, वो वैल्यूज जो हमें आउटपुट पे मिल रही हैं उनको रेंज बोलते हैं, और इनपुट जो दी जा रही है उसको हम डोमेन बोलते हैं। सेट ऑफ ऑल दोस वैल्यूज व्हिच कैन बी प्रोवाइडेड टू द फंक्शन एंड फंक्शन शुड डिफाइन ऑन इट। तो बच्चा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डोमेन। चलिए बच्चा आगे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। हालांकि मुझे क्वेश्चन याद आता है, जैसे कि मैपिंग कराई जा रही है R to R, ये भी NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है मैपिंग है f such that R tends to R, जिसमें कहा गया है कि जो fx है वो एक्चुअली 1/x है। क्या कहा गया, fx जो है वो एक्चुअली 1/x है। पूछ रहा है कि ये मैपिंग किस तरह की मैपिंग है, 1-1 है, ऑन टू है, इनटू है या मैनी वन है। तो बच्चा याद रखना कि ये मैपिंग एक्चुअली जो है ये मैपिंग मतलब मैपिंग ही नहीं है, मतलब ये 1-1 मैपिंग नहीं है, ना ही ऑन टू है। हालांकि इसको मैथमेटिकली प्रूव करोगे तो ये 1-1 तो में प्रूव हो जाएगा, लेकिन याद रखना कि डोमेन के भी मैंने डेफिनेशन बताई ना। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल दोस वैल्यूज व्हिच कैन बी प्रोवाइडेड टू द फंक्शन एंड फंक्शन शुड डिफाइन। इसका मतलब ये होगा कि इस सेट के अंदर कहीं कोई एक एलिमेंट जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, जब सेट ऑफ रियल नंबर है तो यहाँ कहीं जीरो भी होगा, और जब जीरो होगा, जीरो को यहाँ रखोगे तो इन्फिनिटी जनरेट हो जाएगा, जो कि सेट के अंदर मौजूद नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर एक एलिमेंट इस तरीके का अस्तित्व में है जिसके लिए कोई भी हमारे पास इमेज एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है। इससे ये पता चल रहा है कि मैपिंग 1-1 है ही नहीं। हालांकि मैथमेटिकली प्रूफ करोगे तो प्रूव हो जाएगा कि मैपिंग 1-1 है। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और फेमस क्वेश्चन है। चलिए बच्चा आगे की सीरीज में बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। बच्चा ऑन टू मैपिंग के लिए याद रखना 2-3 केसेस बता रहे हैं। क्या कहा, ऑन टू मैपिंग के लिए 2-3 केसेस आपको बता रहे हैं। इन केसेस को समझने की कोशिश करेंगे। देखो n, अगर n की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा है। क्या कहा, अगर n की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा है। इस ब्लॉक को हम लोग यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। n की वैल्यू 2 है, मतलब इस ब्लॉक में 1 और 2 दो एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स है। पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स कितनी होंगी, तो यहाँ पर ऑन टू के लिए याद रखना टू दी पावर m-2। क्या कहा, टू दी पावर m-2। ये बच्चे क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग्स हो जाएंगी। इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ऑन टू मैपिंग में और हम क्या सीख सकते हैं। अगर n की वैल्यू 3 है और m की जो वैल्यू है वो 3 या 3 से ज्यादा है, 3 या 3 से ज्यादा है, तो यहाँ पर बच्चा जो फॉर्मूला बनता है वो बन जाता है 3 टू दी पावर m-3 टू दी पावर m
-1। हालांकि इसका एक जनरल फार्मूला भी होता है मगर याद रखना जनरल फार्मूला हमारे किसी काम का नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जनरल फार्मूले का एप्लीकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और उसको लगा पाना भी थोड़ा सा टिपिकल ही है। यहाँ तक बच्चा हम लोग पहुंच चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली है। तो कुल मिलाकर के 1 फंक्शन आ चुका है, ऑन टू फंक्शन आ चुके हैं। आइए जरा कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो IIT में पूछे गए हैं। हालांकि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये IIT में 19 समथिंग कुछ पूछा गया था, 2001 के आसपास ये पूछा गया सवाल है। इसका याद रखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग हमेशा 14 होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आपके पास 4 एलिमेंट्स एक तरफ है, दूसरी तरफ 2 एलिमेंट्स है, तो टू दी पावर m किस सेट की कार्डिनलिटी थी, इस सेट की। इसके पास कितने एलिमेंट्स है, 4 हैं, रख दिया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 - 2 मतलब 14। याद रखना ये एकदम बिल्कुल फिक्स होगा और एकदम फेमस क्वेश्चन है कि अगर किसी सेट ए के पास 4 एलिमेंट्स हैं, सेट बी के पास 2 एलिमेंट्स हैं और जो मैपिंग है वो ए से बी पर कराई जा रही है, तो टोटल नंबर ऑफ जो ऑन टू मैपिंग्स होंगी बच्चा वो कितनी हो जाती हैं, वो हो जाती हैं टू दी पावर m - 2। बच्चा कुछ क्वेश्चन अभी डिस्कस करते हैं, इसी के साथ में 1-2 क्वेश्चन और भी यहाँ पर फॉर्मूला सीख लेते हैं ताकि क्वेश्चन को फिर एक साथ अडॉप्ट किया जा सके। अगर कभी ऐसा हो जाए ये 1-1 मैपिंग और बाइजेक्टिव मैपिंग बताने जा रहे हैं। 1-1 को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, 1-1 को इंजेक्टिव बोलते हैं, इसको सर्जेक्टिव बोलते हैं और यहाँ से आ जाता है तीसरा हिस्सा बाइजेक्टिव। अब बच्चा बाइजेक्टिव मैपिंग के लिए याद रखना कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि m डज नॉट इक्वल्स टू n तो ये 0 होगा और अगर m इक्वल्स टू n तो ये n फैक्टोरियल होगा, ठीक है। बाइजेक्टिव मैपिंग आप जानते हैं वो 1-1 और ऑन टू साइमल्टेनियसली होल्ड कराया जाता है। ऑन टू मैपिंग में बच्चा एक केस बताना भूल गए हैं, अगर याद रखना कि m इक्वल्स टू n दोनों सेट्स में ही नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाते हैं तो जो ऑन टू मैपिंग होती है वो n फैक्टोरियल के इक्वल होती है। ये शायद एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। ये कहाँ का, ये बिल्कुल सही बात है, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का मिसलेनियस एक्सेस का क्वेश्चन नंबर 10 है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये वाला अगर किसी सेट की मैपिंग उसी सेट से हो रही है, यानी उसी सेट से हो रही है मतलब m और n दोनों क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग्स कितनी हो जाती हैं, n फैक्टोरियल हो जाती हैं। यहाँ से बच्चा इसी सीरीज में आगे बढ़ रहे थे तो हम लोग जानना चाहते थे टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग। तो बच्चा टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग्स के लिए फॉर्मूला रहा, इन दोनों में अंतर समझ लेना। यहाँ पर 1-1 मैपिंग है, सिचुएशन में npm बन जाता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बनता है। आइए जरा कुछ IIT के प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है बच्चा, अभी तो यार ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि जनरेट हुए हैं एग्जाम्पलर से। एक है क्वेश्चन नंबर 35, जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ एक सेट की जो कार्डिनलिटी है, सेट ए की कार्डिनलिटी है, क्वेश्चन नंबर 35 है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। कहा जा रहा है कि सेट ए की जो कार्डिनलिटी है वो 5 है, सेट बी की जो कार्डिनलिटी है वो 6 है। पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग्स कितनी होंगी। बाइजेक्टिव मैपिंग के लिए बता दिया कि अगर m और n इक्वल नहीं होते हैं तो बाइजेक्टिव मैपिंग 0 होती है। इसी में क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि एक सेट ए के अंदर n एलिमेंट्स हैं, एक सेट ए के अंदर n एलिमेंट्स हैं, यानी कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज n एंड कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी इज 2। क्या कहा, b इज 2। जो मैपिंग हो रही है वो a से b पर कराई जा रही है, तो पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग कितनी होंगी। यार अभी ये फॉर्मूला लिख दिया है, यानी कितनी हो जाएंगी, टू दी पावर n - 2। अब तुम कहोगे सर यहाँ तो m है, तो बच्चा वहां पर हमने फर्स्ट सेट की जो कार्डिनलिटी ली थी वो m ली थी, यहाँ पर फर्स्ट सेट की कार्डिनलिटी क्या है, n है, इसलिए यहाँ पर टू दी पावर n जनरेट हो रहा है। बच्चा इसी सीरीज में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक फिर से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कहीं से है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी सेट a की जो कार्डिनलिटी है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट a इज 3, कार्डिनलिटी ऑफ सेट b इज 4। पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग्स कितनी होंगी। तो बच्चा देखो सेट बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है के कंपैरिजन में, तो पहले में क्या करना होगा, 4 में से कोई 3 सेलेक्ट कर लेना होगा और उसके बाद उनको अरेंज कर लेते हैं, तो 4p3 सिंपली, देन मुझे लगता है 4 फैक्टोरियल मींस वी गेट द 24। क्या कहा, वी गेट द 24 इज द करेक्ट आंसर। हालांकि इसी सीरीज में बच्चे आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। वेरियस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगा लेना, वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक्चुअली एक बुक अभी आज मेरे पास यहाँ पर इस रूम में नहीं है, इसलिए यहाँ से मैं बता नहीं पा रहा हूँ। बुक तो थी, काफ़ी क्वेश्चन आपके लिए निकाले थे, नियर अबाउट 20 के करीब, जिसमें IIT के भी कुछ क्वेश्चन थे, मिस हो गया आज का। चलो कोई बात नहीं, इतने से ही काम चला लेते हैं, क्या ही बताएं। अरे यार चलो कोई बात नहीं बच्चा, आप इतने से ही काम चला लेते हैं। फंक्शन के बाद बच्चा हम लोग बढ़ते हैं बाइनरी ऑपरेशन की तरफ। फंक्शन का ही एक स्पेशल टाइप आपको देखने को मिलता है, बाइनरी ऑपरेशन। क्या कहा, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन में मैंने आपको क्या क्या समझाया था कि एक मैपिंग होती है जिसमें मैपिंग जो हो रही होती है वो n क्रॉस n,
मैपिंग होती है जो ए क्रॉस ए से ए पर हो रही होती है। तो बच्चा अगर हम ये पूछे कि टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कितने जाएंगे, तो बच्चा इस केस को समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि टोटल नंबर ऑफ मैपिंग जो अभी n टू द पावर m बता रहे थे वो किस तरीके से हो रही थी। ए से बी की तरफ मैपिंग कराई जा रही थी, ए से बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n थे, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स m थे, तो n टू द पावर m। सेम प्रोसेस अगर हम ये पूछे टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कितने होंगे, तो हम ये चेक कर लें टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स कितनी होंगी, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअली एक स्पेशल टाइप ऑफ मैपिंग ही होता है, आप जानते हैं इस बात को। यहाँ से बच्चा अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो सेट ए में अब उतने ही एलिमेंट जितने इसके पास है उतने इसके पास हैं, तो यहाँ से ए, और जब इसकी कार्डिनलिटी जनरेट करेंगे तो ये एक्चुअली n क्रॉस n तैयार होगा, तो ये n स्क्वायर, ये बच्चा फॉर्मूला हो जाता है। ये क्या हो जाता है? फॉर्मूला हो जाता है। हालांकि ये भी क्वेश्चन ये कहीं पूछा गया बच्चा, प्रॉब्लम है या तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है या फिर एग्जाम्पलर का है, जिसमें पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। हाँ बच्चा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 मिसलेनियस एक्सरसाइज से। एक सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स दे दिए गए हैं और पूछ रहे टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे, तो जब n 2 हो गया तो 2 स्क्वायर, देन 2 2 2 जा 4, then we get the 2 2 ja 4 2 ja 8 2 ja 16 and finally we get the 16 different type of the binary operations। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि चीज़ों को आप बेहतर तरह से समझ पा रहे हैं, चीज़ों को सीख पा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अभी इसी में उसी कंसेप्ट मैप को ऐड कर दूं ताकि उस कंसेप्ट मैप को आप देख पाएं, चीज़ों को बेहतर तरह से समझ पाएं और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। फंक्शन को जितना डीप में ले जाया जाए उतना ही कम है। हालांकि जल्द ही ग्राफ एंड फंक्शन के ऊपर एक क्लास शुरू होने वाली है, तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग उस क्लास को वॉच करेंगे। अगर वो क्लास आप वॉच करते हैं तो डेफिनेटली आपको गणित देखने का और समझने का नजरिया बदल जाएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।